डे एंड नाइट न्यूज के प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। गरीब बच्चों के आरक्षण को लेकर निजी स्कूलों और हरियाणा सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। यहां एक और सरकार चाहती है कि निजी स्कूल गरीब बच्चों को 25% आरक्षण दे, वहीं निजी स्कूल ऐसा करने को तैयार नहीं है। निजाम ने एक अच्छी पहल की, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन मुफलिसी तालीम पर भारी पड़ गई। बात हरियाणा के निजी स्कूलों की ही कर लीजिए। यहाँ के निजी स्कूलों को गरीब बच्चों के लिए 25% कोटा रखना है, लेकिन निजी स्कूल इन गरीब बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं। दलील ये दी जा रही है कि जब स्कूल चलाने के लिए सरकार से कोई मदद नहीं है तो वो भला मदद कैसे कर सकते हैं। निजी स्कूलों का कहना है कि सरकार का ये कदम नाजायज है और इससे सिर्फ पढ़ाई महंगी होगी। बात शायद नफा नुकसान की है, पैसा नहीं तो आमदन भी नहीं। खैर, बच्चा अमीर का है तो कहीं भी पढ़ लेगा, अपना भविष्य बना लेगा, गरीब का क्या। इस मामले का हल आखिर क्या है, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सुभाष सैनी, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में, कुलभूषण शर्मा, जो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष हैं, और पंकज चांदगोठिया, जो एक वकील हैं। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। सुभाष जी, मैं आपसे ये बात शुरू करना चाहूंगा कि हरियाणा में जो अभी आरक्षण का जो मुद्दा है, 25% जो गरीब बच्चों के लिए है, इस पे क्या समस्या है स्कूलों को? स्कूलों को समस्या ये है क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो यहाँ पूरी तरह से बिजनेस करने के लिए आए हैं। वो अपना कोई सामाजिक दायित्व तो नहीं समझते हैं, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी कोई जो सामाजिक दायित्व उसको छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो अपने शिक्षकों को कम वेतन देकर की बात हो या ज़्यादा फीस लेने की बात हो या अन्य जितने भी सेवा शर्तें हैं। जबकि जब मान्यता ली गई थी, क्योंकि जो शिक्षा है वो एक सामाजिक उपयोगिता की वस्तु है, लेकिन इस वस्तु का जब से व्यापार होना शुरू हुआ है तो ये जिन के भी राइस सेलर फेल हो गए थे या जिन के भी अन्य बिजनेस बंद हो गए थे, तो इस शिक्षा के अंदर एक वो बिजनेस का स्कोप देख रहे हैं और इसको पूरी तरह से शिक्षा को, क्योंकि हर आदमी की जरूरत है शिक्षा, और क्योंकि ये एक निजी व्यवसाय है। जब कोई निजी स्कूल चलाता है उसमें उसको मुनाफा तो कम से कम कमाना होगा, उसकी आमदन तो कम से कम उसकी यकीनी बनानी पड़ेगी। शिक्षा निजी व्यवसाय नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो है एक सामाजिक वस्तु है। ज्ञान कोई अपने घर या अपने स्कूल में पैदा नहीं करता। वो जो ज्ञान जो पैदा होता है, जो आज तक का पीढ़ियों से सृजित हुआ है और जो दुनिया की अन्य जगहों पे ज्ञान बनता है, स्कूल सिर्फ उसको अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। इसलिए ज्ञान पे स्कूलों का वो नहीं है, वो सिर्फ उसको विस्तारित करते हैं। तो ये कहना कि एक निजी व्यवसाय है, वो निजी व्यवसाय है इस रूप में क्योंकि उनका जो सोशल सेटअप है, जो स्ट्रक्चर वो बनाते हैं वो उनका अपना है, लेकिन जो ज्ञान है वो उनका अपना नहीं है। उसके अंदर हमारी आज तक की हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की जो बड़े बड़े चिंतक विचारक हुए हैं, उनकी शिक्षाविद हुए हैं, उनकी उन सबका उसके अंदर योगदान है। हमारे जो टेक्नोक्रेट हैं, जो सब लोग हैं, उनका योगदान है। तो ज्ञान के ऊपर किसी निजी का कब्जा है या और वो कहता है कि ये मेरा अपना बिजनेस है। आपका नुक्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। कुलभूषण जी से पहले हम बात करते हैं। कुलभूषण जी, आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? प्राइवेट स्कूल जो अस्तित्व में आए, ये क्यों आए? एजुकेशन देने का काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो है आजादी के बाद पूरे बच्चों को जो है एजुकेशन नहीं दे पाई, नाकामयाब रही। तो एक आम नागरिक का भी ये फर्ज बनता है कि किसी चीज में अगर गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज फेल होती है करने में पूरा, तो दूसरे नागरिक का फर्ज है वो आगे बढ़े। देश में बेरोजगारी किसी से छुपी हुई नहीं है। पढ़े लिखे यूथ जिन्होंने बीएड वगैरह की, जब उनको कोई रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने अपने स्कूल खोले और एक समाज में दायित्व निभाया। आज जो देश साक्षर हुआ है उसमें 50% से ऊपर योगदान जो है इन प्राइवेट स्कूल्स का है, और इन्होंने अपने सेल्फ फाइनेंसिंग से स्कूल चलाकर देश को एक तरक्की दी, दिशा दी। कुलभूषण जी, एक जो मुद्दा है उसमें खासतौर पे जब गरीबी और शिक्षा को हम जोड़ के देखते हैं, जो सरकारी स्कूल हैं अगर उनसे कोई बाहर रह गया तो वो गरीब तबका था। यही वो तबका है जो निजी स्कूलों से भी बाहर रह गया। तो सामाजिक दायित्व की बात यहाँ कहाँ आती है? ऐसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। सरकार कहती है भट्टों पे भी स्कूल चला रहे हैं, उसके लिए फंड्स जाते हैं। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा बाहर रहता है, प्राइवेट स्कूलों ने बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया है। ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल जो है गरीब बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। हम स्कूल सिर्फ एक बड़े स्कूलों को देखकर सोचते हैं। हरियाणा में ऐसा स्कूल भी हैं जो 100 रुपए फीस लेके पढ़ाते हैं, और उनमें बहुत सारे गरीब बच्चों को जब वो देखते हैं कि डिजर्व करता है,
उसको अपनी इच्छा अनुसार फ्री भी पढ़ाते हैं, उसकी मदद भी करते हैं। ये कहना सर्वथा गलत है। लोग सिर्फ जो है डीपीएस या बड़े बड़े स्कूलों को, गोयनका के इन स्कूलों को देखकर स्कूल मानते हैं, या चंडीगढ़ के बड़े स्कूलों जो बहुत हाई फीसेस लेते हैं। हरियाणा में 80% स्कूल आप गांव में जाके देखो तो वो गरीब तबके को काफी मदद भी कर रहा है और अपने सेल्फ फाइनेंसिंग से अपने आप को रोजगार भी दे रहा है। लेकिन जो आरक्षण की बात है वो मदद से कुछ आगे की बात है, लेकिन हम पहले पंकज जी से बात करते हैं। पंकज जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि एक संविधान है भारत में, संविधान का दायित्व हर एक किसी को निभाना पड़ता है, प्राइवेट आदमी को भी। ये संविधान में एक अमेंडमेंट हुई थी आर्टिकल 21A में, उसके तहत ये कानून आया है। आर्टिकल 21 ये प्रोवाइड करता है कि बिजनेस किस तरह से किया जाएगा। बिजनेस करने का हक है लेकिन रेगुलेटेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो 21A में ये प्रावधान हुई कि हर एक बच्चे को 6 से 14 साल को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो ये तो राइट टू एजुकेशन के अंडर हुआ 2009 में। हाँ, लेकिन हरियाणा में उससे पहले 2003 का एक कानून है जिसके तहत आपको 25% जो गरीब तबके के विद्यार्थी हैं उनको स्कूलों में भर्ती करना है। वही अभी तक नहीं इंप्लीमेंट हो पाया था, वो स्टेट लेवल का लॉ था, इसीलिए अब ये राष्ट्रीय स्तर पे कोशिश की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है। दिस इज इन एडिशन टू व्हाट स्टेट हैज डन। दिस विल ओवरराइड व्हाट स्टेट हैज डन, बिकॉज स्टेट का जो लॉ था वो भी अच्छा था लेकिन वो काम नहीं कर पाया। तो अब ये राष्ट्रीय स्तर पे लागू करने की कोशिश है, और अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट लॉ में और नेशनल लॉ में तो नेशनल लॉ प्रिवेल करे। हाँ जी, आपकी बात जानने से पहले हम सरकार का भी पक्ष जान लेते हैं। हमारे साथ हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल जी हैं, वो देखते हैं क्या कहना चाह रही हैं इस मुद्दे पे। हमने तो सभी प्राइवेट स्कूल्स वालों को कहा है, बातचीत के रास्ते बिल्कुल खुले हैं, आप आ जाएं, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। 134A का मामला है, वो पुराना मामला है जो कि ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि हम 25% आरक्षण देंगे, और वो एक बात को कंफ्यूज कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेकर, जिसमें कि नेबरहुड स्कूल्स आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है और उसमें उनको ऊपर कोई भी अतिरिक्त वजह नहीं है। और वो क्यों स्कूल बंद कर रहे हैं हमें इस समय मालूम नहीं, लेकिन हमने उनको कहा है कहीं अगर कोई समस्या है तो आप जरूर आकर हमसे बात करें, इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और ये मामला इस समय क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने ऑलरेडी कमेटीज बना दी हैं, लेकिन फिर भी इस समय एग्जाम डेज हैं। स्कूल वालों को, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से मेरी तो केवल यही रिक्वेस्ट है कि बजाय स्कूल बंद करने के वो बातचीत का रास्ता अपनाएं और उसका समाधान का हम प्रयास करेंगे। देखिए, अल्टरनेटिव तो क्या होगा, उनके प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट मैनेजमेंट्स हैं, प्राइवेट उनका सिस्टम है। बहुत से अच्छे स्कूल्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम उनका साथ नहीं देंगे। आज कई अखबारों में भी छपा है कि वो नहीं चाहते कि शिक्षा का अधिकार, जहां बच्चों का अधिकार बन गया है शिक्षा पाना, वो बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो कि उनका साथ नहीं दे रहे हैं, और मैं उनका स्वागत करती हूँ। कुलभूषण जी, जब सरकार आपको कह रही है कि आप उनसे बात कीजिए और इसका समाधान किया जा सकता है, तो आप स्ट्राइक करने क्यों जा रही हैं? ऐसे हमारी एसोसिएशन ने स्ट्राइक में इसमें हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन हम ये नहीं है कि हम उन लोगों के साथ हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं। हमने हिस्सा नहीं लिया, हमने मना किया, लेकिन हम उन लोगों के साथ हैं। शिक्षा मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, आरटी और 134 को मिक्स कर रहे हैं, कंफ्यूज। नेबरहुड का जो मामला है ये एक आरटीई से संबंधित है, आरटीई को मानने के लिए तैयार है। सेंटर का रूल जब आ जाता है तो आरटीई को आपने लागू कर दिया है? आरटी अभी गवर्नमेंट ने ही नेबरहुड स्कूल जो है वो आइडेंटिफिकेशन करने जो नहीं की। जब आइडेंटिफिकेशन आरटी तो उन्होंने लागू ही नहीं किया। अभी जब आरटी लागू हो गए, हम आरटी के लिए तैयार है। सिर्फ अब जो मोड ऑफ पेमेंट है, हम उसमें थोड़ा सा सुझाव देना चाहते हैं कि वो पैसा डायरेक्ट उन बच्चों पे जाए। लेकिन दो बातें हैं, एक जो हरियाणा सरकार का अपना कानून है 134A की जो बात है, और दूसरा जब सरकार ने आपको निजी स्कूलों को जमीनें दी हैं जो और रियायतें दी हैं, उसमें एक शर्त रही है कि गरीब तबके के बच्चों को उनमें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुई है। ऐसे जो जमीनें हैं ये हुड्डा की साइड से उन्होंने दी होंगी, वो हरियाणा में 10, 20 या 50, 100 होंगे। हाँ जी। बाकी सारे स्कूल जो है उन्होंने अपनी लैंड पर विदाउट किसी ग्रांट या एड के उन्होंने बनाए। 450 स्कूल हैं करीब हरियाणा में जिनको हुड्डा ने, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन दी है। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि जब उन्होंने हुड्डा से जमीन दी, करते कंसेशनल रेट पे दी, किसान से अगर उन्होंने 2 लाख रुपए एकड़ एक्वायर किया, तो क्या स्कूल वाले को कंसेशन में 1 लाख रुपए एकड़ दिया? अगर तो उन्होंने ऐसे दिया, से भटकना हो गया, अगर इकोनॉमिक्स पे बात आ रही है तो वो कंसेशन कहलाएगा। हुड्डा की साइड जो है ऑक्शन की जाती है 10-10, 15-15 करोड़ रुपए में, तो उसको कंसेशनल कहना टोटली गलत है। आपने वो ऑक्शन पे खरीदी हैं? हाँ, लोगों ने ऑप्शंस पे खरीदी। हाँ जी, सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस टाइम पे जो हड़ताल है और प्राइवेट मैनेजमेंट का है, क्योंकि एग्जाम के दिन है और ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग की तरह से है, और इसमें 2 बातें इसके पीछे, इस आंदोलन के पीछे मुझे नजर आती है। एक तो ये कि ये फीस बढ़ाने का, कि जनता के अंदर, अभिभावकों के अंदर इस तरह का भय पैदा किया जाए कि वो 25% जो है उनकी फीस जो है
25% बच्चों की फीस उनको देनी पड़ेगी, और वो फीस बढ़ाने का एक तरह से माहौल बना रहे हैं। दूसरी बात वो इससे ये कर रहे हैं कि जो आरटी जो एजुकेशन जो एक्ट आया है, लेकिन सुभाष जी सरकार ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जो 25% जो आरक्षण है उसमें जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में जितना खर्चा उनके ऊपर आता है वो सरकार उनको अदा करने के लिए तैयार है। सरकार तैयार है, लेकिन जो प्राइवेट मैनेजमेंट है वो सरकारी फीस की बजाय वो जो अपनी उनकी फीस है जो कि किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, वो पहले इतनी ज्यादा है, उसके आधार पे लेने का ये आंदोलन जो है उसका स्वरूप है, उसकी रूप रचना है। और अभिभावकों के अंदर ये विभाजन पैदा करके कि भी और उनको भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर फीस बढ़ जाएगी 75%, बच्चों के ऊपर 25% की। तो ये एक इस तरह का है जो हमारी सोसाइटी को डिवाइड करने की सुभाष जी आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? भिवानी से बोल रहा हूँ, राम अवतार शर्मा। हाँ जी, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट भिवानी का। हाँ जी सर एक बात बताइए, आरटी एक्ट आ गया जब हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। हाँ जी। और जून 2011 में हरियाणा सरकार ने उसको पारित कर दिया। हाँ जी। तो वो 134A का शिक्षा नियमावली 2003 का औचित्य क्या रहा? हाँ जी, कि मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। हाँ जी पंकज जी आप इसको रिस्पॉन्ड। 134A का मान्यता दोनों सेम ही चीज कह रहे हैं। 134A क्या था, उसमें भी 25% रिजर्वेशन प्रोवाइडेड थी पुअर स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी। अब वो आरटीई में नेशनल स्तर पे आ गया है। हाँ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों में। आप आरटीई इंप्लीमेंट करिए, 25% स्टूडेंट्स को एज पर आरटीई एडमिशन करिए। अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये 25 + 25 50 नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ जी, ये 25% आरटीई का इंप्लीमेंट करने से 134A की भी पालना पूरी तौर पे हो जाएगी, अपने आप वो हो जाती है। हाँ जी। असल में बात क्या है कि जो आरटीई से पहले भी जो 134A है 2003 की नियमावली में या उससे पहले जब भी प्राइवेट स्कूल को मान्यता मिलती थी तो ये वो प्रतिज्ञा करते थे, ये संकल्प करते थे कि हम 25% ये गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन वो कभी वास्तव में कभी पढ़ाए नहीं गए। और अब जो हाई कोर्ट में कुछ वकीलों ने मुकदमा किया, उसके बाद जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस की वजह से और कई जगह पे उन्होंने मुकदमा करके एडमिशन भी करवाने शुरू किए, तब जाकर के प्राइवेट मैनेजमेंट्स के जो हित हैं, जो स्वार्थ हैं, उनके ऊपर उन्होंने ये दिखाई दिया तो ये खड़े हुए हैं। नहीं तो ये राइट टू एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई चीज नहीं है। हाँ जी, इससे हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनसे पूछ लें। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है?